हेलो स्टूडेंट्स, सन 2026 में अगर आप बैंकिंग के प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अगर आपके पास कुछ वोकेशनल क्वालिफिकेशन है तो बैंक पीओ के साथ साथ आप कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी जा सकते हैं। एक ऐसा एग्जाम जहां पे बच्चों का ध्यान बहुत कम होता है, लेकिन एक हाईली पेड जॉब है, एक ऐसा सेक्टर जहां पे आपको अपने डोमेन की जॉब मिल रही होती है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईपीएस एसओ 2026 के बारे में कंप्लीट डिटेल। यहां पे इतने स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। यहां पे आईटी ऑफिसर की वैकेंसी आती है। अगर आप आईटी इंजीनियर हो, सीएसआईटी की क्वालिफिकेशन है, आप इसके लिए जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आप लॉ ऑफिसर के लिए जा सकते हो, जिसको लीगल ऑफिसर भी बोला जाता है। अगर आपने मार्केटिंग इन एमबीए किया है तो भी आप एज अ मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे एचआर में एमबीए किया है तो आप एचआर के लिए जा सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर में आपके पास 4 ईयर डिग्री है तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हो। ये सब नहीं है तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपके लिए भी एक पोस्ट है जिसका नाम है राजभाषा अधिकारी। तो ये अलग अलग वैकेंसीज हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और अगर आपने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो चलिए सारे चीज़ों को समझते हैं कि कौन से बच्चे हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में देख रहे होते हैं वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, तो ये सारे ट्रेड होते हैं। आईपीएस एसओ 2026 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आईटी ऑफिसर की वैकेंसी आती है, स्केल 1 है, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आती है, कोई भी अगर एग्री वाले कैंडिडेट होंगे वो पीओ के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर कोई हिंदी से कोई बच्चा अगर मास्टर्ड किया है तो वो राजभाषा अधिकारी के लिए जा सकता है। अगर किसी ने लॉ में अगर क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो मेरे लॉ ऑफिसर के लिए आ सकता है। वन थिंग मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी फ्रेशर बच्चा है वो इसको अप्लाई कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज अबाउट द एचआर एंड ऑफिसर। एचआर अगर आपने एचआर से एमबीए किया है तो भी आप जा सकते हैं, और मार्केटिंग अगर आपका एमबीए ही इन मार्केटिंग तो भी आपके लिए वैकेंसी है। यानी सिंपल सा अगर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप पीओ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है सर मैं पीओ की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपके पास इन वोकेशनल डिग्री है तो पीओ के साथ साथ सेम प्रिपरेशंस पे बस एक एक्स्ट्रा एज लेके आप इन एग्जामिनेशंस के भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे इनिशिएटिव है, जिसके जो भी क्वेरी है क्लास के अंत में मैं पिक कर लूंगा यहाँ पे। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि इस एग्जाम में सिलेक्शन होता है कैसे। ये एग्जाम में 3 स्टेज सिलेक्शन होता है। आपको प्रीलिम्स पहले देना होता है। सबसे पहला स्टेज जो आपका होगा वो प्रीलिम्स आपका होगा। ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। और मेंस और इंटरव्यू आपका जो है वो मेरा फाइनल सिलेक्शंस के लिए काउंट किया जाता है। फाइनल सिलेक्शंस के लिए जो है वो मेरा है मेंस और इंटरव्यू है। मेंस आपका जो है वो आपका सब्जेक्ट डोमेन आपका होता है। अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आईटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं आप अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये इसका होता है। और इंटरव्यू भी आपका होता है। तो फाइनल सिलेक्शन में इसका वेटेज होता है। जब हम फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे तो मेंस का वेटेज, मान लीजिए कि फाइनल सिलेक्शन मेरा 100 नंबर में हो रहा है तो 100 में 80% वेटेज है वो हमारे मेंस के नंबर का रहता है, और 20% वेटेज है वो हमारे इंटरव्यू का वेटेज का होता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर आपने मेंस वाले सब्जेक्ट में अच्छा किया है तो आप इजी तरीके से इसको एंटर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, प्री में आपको इतनी ही लड़ाई करनी है, चूंकि आप पीओ वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इतनी ही लड़ाई करनी है प्री में कि प्रीलिम्स हम क्वालिफाई कर जाए। प्री में हम 100 में 100 लाके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर मेंस में अगर हम 60 में अगर 60 लेता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट ये मेरा बनने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया कि आपको प्री है जो क्वालिफाइंग होगा, मेंस और इंटरव्यू के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, प्री आपका 29 अगस्त को है, ये फिक्स हो गया कि ये होने वाला है। डेट आप काउंट कर लीजिए। ये आपका नवंबर में होने वाला है और आपका इंटरव्यू है वो आपका दिसंबर जनवरी में हमारा होने वाला है। ये आपको क्लियर है। ये शेड्यूलिंग ऑलरेडी कैलेंडर पहले से आ चुका होता है। 2026 का कहानी ये हमारा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिए। कौन से बच्चे हैं जो आईटी के लिए जा सकते हैं, कौन से बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर के लिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आईटी वाले कोई बच्चे आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके पास 4 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री है, यानी कि आपने 4 साल का बी इन बीटेक किया है। ब्रांच आपका क्या हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीए हो सकता है, आईटी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ आप टेली कम्युनिकेशंस के लिए क्वालिफिकेशन तो भी आप जा सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की क्वालिफिकेशन है तब भी आप जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट की क्वालिफिकेशन है तब भी आप जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि यही सारे क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप यहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर डिग्री कौन नहीं अप्लाई करेगा? आप 3 साल की डिग्री है वो नहीं चलेगा, जैसे BCA होता है, BSc IT होता है, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है। एटलीस्ट 4 ईयर और 5 ईयर, 2 पर। दूसरा कि सर क्या रेगुलर या क्रॉसपॉन्डेंस की बात है? आप यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस से हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेगुलर का यहाँ पे चोचला नहीं है, पॉइंट नंबर। तीसरा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने क्या किया है कि सर मैंने ना मैंने ऐसा किया है कि मैंने BCom किया, उसके बाद मैंने DOEIC से B लेवल सर्टिफिकेशंस किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि जो नॉन टेक्निकल बच्चे होंगे, जो इन्होंने BSc मैथ वगैरह किया होगा लेकिन उसके बाद DOEIC से B लेवल का सर्टिफिकेशंस कर लिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये थी IT ऑफिसर की एलिजिबिलिटी। दूसरा, अगर मैं आता हूं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में, तो यहां पे भी 4 ईयर डिग्री ही चाहिए, अलग अलग स्ट्रीम में। आप किस में होना चाहिए? आप हॉर्टिकल्चर हैं, एनिमल हस्बेंड्री हैं, वेटरनिटी साइंस में है, डायरी साइंस में है, फिशर साइंस में है, एग्री मार्केटिंग में है, या आपका कोऑपरेशंस एंड बैंकिंग में है, एग्रो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट्री में है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक इन फूड साइंस है, बीटेक इन एग्रीकल्चर बिजनेस है, बीटेक इन मैनेजमेंट है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है। तो आप इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। दैट इज अ पॉइंट वी हैव। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, यानी यहाँ पे भी मुझे 4 ईयर डिग्री चाहिए इन दैट स्ट्रीम। आफ्टर दैट, अगर राजभाषा अधिकारी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप कोई बच्चा है हिंदी मीडियम से, अगर मतलब हिंदी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और इंग्लिश उसका एज ए सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट उसका हिंदी है लेकिन उसके सेमेस्टर में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, या फिर हमारा दूसरा कंडीशन। तो पहला ये समझ में आ गया कि सर मैंने ना MA से मैं हिंदी से मैंने MA किया है और साथ ही साथ इंग्लिश भी मेरा एज ए सब्जेक्ट था, आप एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है तो आपका क्या हो सकता है कि सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत से किया है, पॉइंट नंबर 1, और साथ ही साथ मेरा अदर सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश भी था, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ये हुआ राजभाषा अधिकारी के लिए, यानी जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ऑप्शंस यहाँ पे बन रहा है। तीसरा, अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफिसर के लिए, तो लॉ ऑफिसर का है कि डिग्री, बैचलर डिग्री इन लॉ, अगर LLB आपने किया है, साथ ही साथ बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट है, सर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर जो HR के लिए जाना चाहते हैं, पर्सनल ऑफिसर के लिए, उनका क्या है कि सर उन्होंने किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशंस किया लेकिन फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि मैंने बीटेक मतलब ग्रेजुएशंस करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है आइदर पर्सनल मैनेजमेंट में, आइदर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, आइदर HR में, आइदर HRD में, आइदर सोशल वर्क में, आइदर लेबर वर्क में, तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि MBA वाला पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ जो मार्केटिंग के लिए बच्चे जाना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन आपने MBA किया है फुल टाइम में और आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, या फिर फुल टाइम MBA इन मार्केटिंग है, या MMS इन मार्केटिंग है, या फिर आपका 2 ईयर फुल टाइम PGDBA है, या PGDBM है, या PGPM है, या फिर PGDM है विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, तो भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने BCom करा था, उसके बाद मैंने MBA कर लिया इन मार्केटिंग। सर आप आइए ना, आपके लिए स्वागत है। सर मैंने ग्रेजुएशन किया था किसी और सब्जेक्ट में, आफ्टर दैट मैंने MBA कर लिया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। दिस इज अबाउट द मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एज लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट आपका मिनिमम 30 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष, सॉरी मिनिमम 20 और मैक्सिमम हमारा 30 होना चाहिए, यानी 2026 तक आपका मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 आ रहा है अगस्त तक, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा OBC को आपको 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है, SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है, ये रिजर्वेशन भी हमारे यहाँ चलता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, रिलैक्सेशंस के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात कर ली है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न मेरा ये IT एग्रीकल्चर फील्ड और मार्केटिंग का एग्जाम पैटर्न है। प्रीलिम्स में आपको ये 3 सब्जेक्ट को आपको देना पड़ता है, ये याद रखिएगा, और तीनों सब्जेक्ट में आपका मतलब क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ये सारा मेरा होता है। और एटलीस्ट दिमाग में ये रखिए, चूंकि बैंकिंग एग्जाम है तो आपका सेक्शनल कट ऑफ आपका होगा, सेक्शनल कट ऑफ आपका होगा, पॉइंट नंबर 1।
साथ ही साथ आपका दूसरा क्या होगा, एटलीस्ट आपको 125 में कम से कम 60-65 नंबर आप टारगेट करके चलिएगा, क्योंकि 58-59 इसके कट ऑफ जाते हैं, तो 50% कट ऑफ लाना होगा। सेक्शनल कट ऑफ भी लाना है, यानी कि इंडिविजुअल सेक्शन भी क्वालिफाई करना है, और मुझे फाइनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है। ये इसके बारे में हो गया। आफ्टर दैट अगर हम लीगल और राज्य भाषा के लिए अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे क्वांट नहीं पढ़ना पड़ता, उसके जगह पे जीए मेरा आ जाता है, जो 50 क्वेश्चंस का होता है, और यहाँ पे भी क्वालिफाइंग जो है वो मेरा वही होता है 50% वाला, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ वहाँ पे है। इसके बाद जब हम मेंस के लिए जा रहे होंगे, जब प्री क्वालिफाई हो गया, 60% लेते आए, फिर नवंबर का जब पेपर हम दे रहे होंगे, वहाँ पे मुझे जो राजभाषा अधिकारी के लिए होगा, वहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, ओनली फॉर राजभाषा अधिकारी के लिए, यानी जो हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल पेपर 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा, ओनली फॉर राजभाषा अधिकारी, यानी जो हिंदी के लिए बच्चे होंगे उनके लिए। उसके बाद अगर आते हैं, अगर लॉ, आईटी, प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए क्या है, आपके मेंस में 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट में सॉल्व करना होगा। वन एन एवरेज, चूंकि मैं आईटी का टीचर हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बता देता हूं कि इसका जो कट ऑफ है, जैसे आईटी के मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपको 23-24 कट ऑफ जाता है एग्जाम के लिए, लेकिन मेरा ये कंसर्न होता है कि जो सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करेगा वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर कट ऑफ गया है 23, तो आप 5 नंबर का ग्रेस मार्क लेके चलिएगा, यानी कि जो 5-6 नंबर एक्स्ट्रा लेके आएगा कट ऑफ से, उसके फाइनल शॉर्टलिस्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको टारगेट ये करना है कि अगर 60 नंबर का पेपर है तो हम 30-35 के अराउंड रहें, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन में मेरा जो मेंस का जो वेटेज होता है ना, वो मेरा 80% हमारा होता है। तो मेंस में जितना अधिक स्कोर हम करेंगे, हमारे लिए वो इतने ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मेंस। आपने प्री क्वालिफाई किया, अब 9 अगस्त में पेपर दिया, फिर आप नंबर में मेंस दे दिए, तो आपका इंटरव्यू में कॉल हो गया। जब इंटरव्यू में आपका कॉल होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग इसका जो होगा वो 40% होगा, यानी कि अगर आपका 40% नंबर नहीं आ रहा है आपके इंटरव्यू में, तो आपके कॉपी भी नहीं जांची जाएगी, ये याद रखिएगा। और फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें आपके मेंस का 80% पिक करेगा और 20% है वो आपका इंटरव्यू का पिक करेगा। ये इसकी सिनेरियो होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के बारे में ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं, ये याद रखिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एप्लीकेशन फ़ी के आसपास ये आता है। इस बार जो हमारा नोटिफिकेशन है 29 अगस्त को पेपर हमारा होने वाला है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया, और नवंबर में मेरा मेंस होना, ये इसकी पूरी डेडलाइन है, आपको ये पता होनी चाहिए। ये उसका पूरा डेडलाइन है एग्जाम का, ये आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, सैलरी अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल सा ये समझिएगा, IPS SO जो है 60-70,000 कैश इन हैंड रहता है आपको, ठीक है। लेकिन आपको अदर अलाउंसेस, जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी जो बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है, दिल्ली में पोस्टिंग है या कलकत्ता में पोस्टिंग है, उसको रेसिडेंस के लिए आपको 20,000 के आसपास फ्लैट का किराया है वो उसको दे रहा है, दैट इज HRA। तो यानी लगभग अगर पूरी कॉस्टिंग अगर आपके निकाली जाए ना, CTC अगर आपके पे, तो वो 1 लाख के आसपास आप पे ऊपर कंपनी है वो खर्च करती है। 60-70,000 वो आपको कैश देती है, बाकी HRA वगैरह, तो लगभग 1 लाख का ये हिसाब किताब हमारा लगता है। बीइंग ए फ्रेशर कैंडिडेट, अगर इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, बैंक में जॉब है, शेड्यूल से एग्जाम है, तो ये एक अच्छा कॉल होगा बीइंग एस्पायरेंट अगर हम किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे कंसर्न ये होता है कि आप PO की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, अगर इन क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो मस्ट हैव गो विद द SO। आप सेम प्रिपरेशन, आप वही रीजनिंग क्वांट जो पढ़ रहे हो, वहाँ पे लेवल वही PO वाला ही है, आप जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी लेवल पर आपको प्रीलिम्स निकल जाएगा। बस थोड़ा सा जो एफर्ट मारना पड़ेगा वो हमें मेंस में मारना पड़ेगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो प्लीज़ इस एग्जाम को एक बार समझिएगा और देखिएगा। इस रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। मुझे मेल भी कर सकते हैं, या कोई भी आप क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दैट्स ऑल। तो ये था एग्जाम जिसके बारे में बताना चाह रहा था। कोई भी क्वेरी है काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिंग करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द रिसोर्सेज वी हैव। हमारे लाइव बैचेस हैं वो स्टोर पे आपके पास हैं। ये वो बैचेस हैं जो आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्री प्लस मेंस की क्लासेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यू कैन गो विद दैट, ठीक है। आज ये सारे बैचेस है वो 2x वैलिडिटी पे भी आप हमारे अवेलेबल है, तो आप कोई भी स्ट्रीम का आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक महापैक प्लस है तो आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक महापैक प्लस में ये बैचेस इंक्लूड है।
नॉट इन बैंक महापैक बट बैंक महापैक प्लस में ये इंक्लूड है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर ऑलरेडी आपके पास बैंक महापैक प्लस है तो नया बैच मत खरीदिए, आप डायरेक्ट जाके इनरोल कीजिए। अगर नहीं है तो आप इनरोल कर सकते हैं। प्री मेंस की क्लासेस 15 तारीख से हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें प्री की फ्रेश क्लासेस और मेंस की क्लासेस है वो आपको इसमें दिख रही होगी। तो लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में ये बैचेस आपको दिखेगी। आप ज्वाइन करने के लिए वहां जुड़ सकते हैं। आपको मेरे साइड से कंट्रीब्यूशन है कि ये 2x वैलिडिटी और 80% का ऑफ आपको तब मिलेगा जब वहां पे Y706 का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई Y706। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपको कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। कोई और भी क्वेरी होगी काइंडली यूज द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।